अर्जुन चौटाला हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अर्जुन जी, अगले सेशन के लिए आप प्लीज स्टेज पर आए जी। तो आईएनएलडी विधायक अर्जुन चौटाला युवा विधायक हैं और इनके परिवार का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान को कि वो भी मंच पर आएं और अर्जुन चौटाला के साथ इस पैनल को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू ज्योति जी। एक बार जोरदार तालियां। इनेलो के युवा नेता, इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला जी हमारे साथ आज समाज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर मौजूद हैं। कैसे हैं आप अर्जुन जी और कैसे है आपकी पार्टी? बहुत बढ़िया मैम। एंड पार्टी जैसे कि आप जानते हैं दिन प्रतिदिन गेन करती जा रही है और संगठन बढ़ता जा रहा है, विचारधारा आगे बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद है 25 हमारे लिए अच्छा साल गया और आने वाला 26 और भी अच्छा साल जाएगा। नज़र भी 29 पर होगी क्योंकि आप लोग बार बार दावा भी करते हैं कि 29 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में। मैम नज़र 29 पे आप नहीं कह सकते, नज़र तो हमारी प्रदेश पे रहती है। नज़र हमारी प्रदेश की पॉलिसीज़ पे रहती है। गुड पॉलिसीज़ आर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। अच्छी नीति अच्छी नीयत के साथ जब बनाई जाती है सबको फ़ायदा होता है। तो हमारी वो 29 पे तो चलो रहेगी नज़र, भाई एक राजनीतिक संगठन है, सबकी रहती है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारी नज़र नीतियों पे ज़्यादा रहती है। भी सरकार की नीतियाँ कैसी है, अच्छी है, माड़ी है, किस प्रकार से उनको आगे अप्रोच करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र रहती है। कैसा काम कर रही है सरकार? क्योंकि दावा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार को बहुत तेज़ कर रही है हरियाणा में। देखिए जी, अगर किसी गवर्नमेंट को बार बार कहना पड़ जाए कि जी इंजन बढ़ाने हैं, अब 1 हो गया, अब 2 हो गए, अब 3 हो गए, तो आप समझ रहे हो ना, ट्रिपल इंजन सरकार मतलब बड़ी दमखम वाली होनी चाहिए। पर मैम वो दम तो नहीं दिखता, और अगर वो दम नहीं दिखेगा तो फिर वो डबल हो ट्रिपल हो उसका एहसास नहीं होता। अब आप एक सिंपल सा इशू ये ले लीजिए, मेरे को तो बड़ी हैरानी है भाई, हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार के सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए चंडीगढ़ के इशू पर, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो चल रहा है SYL को लेके, चंडीगढ़ को लेकर के, एकदम से ना मौन व्रत धर लिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अभी मैं तो कहता हूँ भाई आपकी तो डबल इंजन सरकार है भाई, ऊपर भी धनी बैठा है, इधर भी धनी बैठा है, डबल इंजन का जोर दिखाओ थोड़ा। हरियाणा प्रदेश कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहा, हरियाणा प्रदेश अपना हक मांगता है भाई। अगर हक प्यार से अगला ना दे तो देखो जी, हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सिपाही है, हमारा विश्वास तो यही रहा है, हक अगर मांगने से नहीं मिला जाता तो छीना जाता है। अब डबल इंजन है आपका, दिखाओ दमखम अपना और हरियाणा को उसका हक दिलाने का काम करो। अभी यूनियन बजट भी आया है, सीएम साहब ये कह रहे, मंच पर भी थे, अभी उनसे भी बात की हमने, कि अब तक हरियाणा के लिए जो नहीं किया गया उतना इस बार के बजट में है। दूसरी ओर आप लोग लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। आने वाले दिनों में बजट सत्र हरियाणा का भी होना है, तारीख भी आ चुकी है। सीएम साहब भी बतौर वित्त मंत्री बजट लेकर आने वाले हैं। क्या उम्मीदें हरियाणा के बजट से? देखिए मैम, जिस प्रकार से ये मौजूदा बजट बना है, एक चीज़ साफ जाहिर होती है भाई, हरियाणा प्रदेश हालांकि हम बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, देश की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं हरियाणा में, उनमें ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा चुनाव केंद्र के चुनाव के 6 महीने बाद आता है। और केंद्र के साथ ही चलता है, लगभग हरियाणा दिल्ली के साथ ही चलता है। नहीं, चलना ना चलना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमारा इलेक्शन जो है केंद्र के चुनाव के बाद होता है, तो बजट में कभी भी हरियाणा को कुछ स्पेशल नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। मैं बड़ी हैरानी हुई, मैं बजट पढ़ रहा था, 17 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल बजट एलोकेट किया गया, स्पेशल ग्रांट दी गई, और 2 स्टेट्स का स्पेशली नाम लिया गया, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, उनको स्पेशल ग्रांट्स दी गई। देखिए जी, पंजाब का जायज़ है स्पेशल ग्रांट्स होना, बहुत बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ। यूपी को क्यों? क्या ऐसा रीज़न है? बंगाल को क्यों? क्या ऐसा रीज़न है? बिकॉज चुनाव आने वाले इसलिए। आप एक चीज़ देखिए, हरियाणा प्रदेश 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है और स्पेशल ग्रांट्स के तहत ये 11 लाख करोड़ से ज़्यादा बांध चुके हैं इन दो स्टेट्स के अंदर। 11 लाख दिया आपने यार 2 स्टेट्स को, हरियाणा को 1.5 लाख करोड़ दे देते, हमारा कर्जा ही कम हो जाता ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, हरियाणा को कभी भी सेंटर ने, और ये कोई बीजेपी की बात नहीं है, सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट रही हो, क्योंकि हमारा चुनाव सेंटर के चुनाव के इतने क्लोज होता है,
कभी भी आज किसी भी सरकार ने चुनावी फायदे वाला कोई असर दिखता नहीं कि चुनावी लाभ कोई मिल जाएगा, उस नाते चुनावी हरियाणा लाभ को की भागीदारी ज्यादा करके इस मिलेगी, करके आपको लगता है? हमेशा हमेशा हरियाणा पीछे अच्छा, रह हरियाणा का बजट सत्र भी चूंकि करीब है, किन किन मुद्दों की गूंज इस बार इनेलो की ओर से सुनाई देती है? देखिए जी, मुद्दे से ज्यादा दो मेरे बड़े सवाल हैं और इस सरकार के साथ रहेंगे, पिछली बार भी थे और जब तक इनका जवाब नहीं मिलता ये सवाल रहेगा। पहला सवाल ये कि चिकित्सा हेल्थ केयर में इन्होंने पिछले बजट के मुकाबले इस बजट के अंदर एज इन 25 वाले बजट में इन्होंने 11% की कटौती करी थी और एजुकेशन के अंदर 8% की कटौती करी। उसके अलायदा अब जब हम बात करते हैं, अब जो नया बजट आने वाला है, उससे पहले एक साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसमें 3.5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए 2 अलग अलग सालों में लैप्स होके वापस चले गए। तो बात ये नहीं है कि बजट कैसा बनेगा, बात ये है कि पहली बात भाई दो हमारे जो प्राइमरी सबसे चीज़ें हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन, इनके अंदर रिडक्शन क्यों हो रही है? क्या कारण है? क्या आपके स्कूल्स पर्याप्त हैं? क्या आपके पास टीचर्स पर्याप्त हैं? क्या आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? क्या हम 98% जनरल एजुकेशन की तरफ पहुंच गए हैं? नहीं पहुंचे। तो भैया क्यों कम कर रहे हो बजट आप? उसी प्रकार से हेल्थ केयर पे मेरा सवाल है, भाई क्या हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर्स हैं? मैं आपको ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मेरे हल्के की बात करूंगा। मेरे हल्के में गांव है खारिया, और क्योंकि रानिया जो है बॉर्डर के साथ लगता है एरिया है, तो ड्रग्स की एक बड़ी दिक्कत रहती है। लगातार गांव वालों ने भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रोच करने की कोशिश करी कि भाई एटलीस्ट हमें साइकाइट्रिस्ट तो दो। आप मानोगे नहीं जी, पूरे एरिया के अंदर एक सिंगल नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, एक सिंगल साइकाइट्रिस्ट नहीं बैठता वहाँ पर। हम बात करते हैं एक पूरी और कोई भी आप नेता आएगा जी, सबसे पूछिएगा कि जी नशे पे क्या कहना है, सब कहेंगे कि जी बड़ी बड़ी दुर्गति है प्रदेश की, हमें नशे को जड़ से उखाड़ना है। लेकिन मैम आप एक चीज़ सोचो ना, पूरे ज़िले के अंदर एक सिंगल नशा मुक्ति केंद्र ना होना कितनी बड़ी बात है। और फिर ये हेल्थ केयर के अंदर अपना बजट कम कर रहे हैं। भाई क्यों कम कर रहे हैं? बजट कम करना नहीं करना, उसमें सरकार के आंकड़े अलग होते हैं, सरकार की परिभाषा अलग होती है ना, जिससे आप शब्दों का खेल कहें, आंकड़ों की बाजी करी कहें। देखिए मैम, आप लोगों को बजट घटता दिखता है, कर्ज बढ़ता दिखता है, सरकार को ठीक इससे उलट नजर आता है। तो ये कोरी इसे हम कह सकते हैं सियासत भी अपने आप में हो सकती है। नहीं मैम, जब हम विधानसभा की बात कर रहे हैं अर्जुन जी, 2 विधायक हैं आपके, आप लोग जाते हैं हरियाणवी पगड़ी पहनकर, हरियाणवी धोती पहनकर, तो ये आइडिया कैसे दिमाग में आया कि यहाँ ये हम करते हैं, ये किया जाना चाहिए? नहीं, इसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। पगड़ी का बाद में बताऊंगा, पहले धोती का बताऊंगा आपको। मेरा क्या है जी, धोती मैं खुद बांधता हूँ, खुद पहनता हूँ, और मैं बड़ी प्राउडली पहनता हूँ। उसका रीज़न है, मैं 9th क्लास में था और मेरी स्वर्गीय दादी जी वो हमेशा हमें कहते थे, भाई तुम्हारे दादा तुम्हारे परदादा इतने लंबे लंबे हैं, धोती में सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, भाई तुम भी पहना करो। तो बाकी जो भाई थे वो सारे शर्मा गए। मेरे को बड़ा एक हमेशा से चाव था, भाई देखो हमारा कल्चर है, हमारा ड्रेसिंग सेंस भी हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। और अगर आप उस चीज़ से प्राउड नहीं हो रहे, आप समझो, मैं धोती पहन के जब कई बार शुरू में कहीं बाहर जाता था ना, तो मेरे दोस्त होते थे या फिर इनफैक्ट कई बार मेरे कज़न भी होते थे, वो कह देते थे यार तू धोती पहन के हमारे साथ ना आया कर। तो तब मेरे को बड़ा वो लगता था कि यार ये हम हैं, ये हमारा कल्चर है यार, वी शुड बी प्राउड। आप पंजाब में जाओ, कोई आपको दिखेगा ना पग बांधे हुए, चादरा चुदरा पहनते हुए, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। आप साउथ में जाओ, हमसे कम एज के लड़के भी लुंगी पहनते हैं बड़े शौक से कि यार ये हमारा है, ये हमारा पहनावा है, हम बड़े तरीके से पहनते हैं। तो मेरे लिए आपको तो दादी की बात अच्छी लगी, आपने इस सुझाव को किया, स्वीकार किया और आप आगे बढ़े। लेकिन आदित्य देवलाल को हम देखते हैं, तो उनको भी आपने कहा, उनकी भी चॉइस थी अपनी? उनकी भी अपनी चॉइस थी। अब पगड़ी की वाली बात बताता हूँ। पगड़ी की चॉइस चाचा जी की थी। जब पहली बार मैं विधानसभा जब पहली बार गया, नॉट एज एन MLA, पर देखने के लिए गया था, उस समय मेरे फादर साहब बाई इलेक्शन जीते थे 2010 का, और जब विधानसभा जा रहे थे तो गवर्नर्स एड्रेस होना था, एंड हमारा हर विधायक पगड़ी पहन के गया था। ठीक है, अगेन इट इज़ नॉट जस्ट टू बी सीन, इट इज़ समथिंग टू बी एक्सप्रेस्ड एंड समथिंग टू बी फेल्ट। जब हम पगड़ी पहनते हैं, हम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पहनते, लेकिन हमें भी महसूस होता है कि ये हमारा कल्चर है। देखिए जगह जगह हम बात करते हैं कि भी शान क्या होती है, पगड़ी की शान होती है ना, तो आप अपने प्रदेश की शान को अपने सर माथे लेके जाएंगे, तभी आपको एहसास होगा भी आपकी जिम्मेवारी भी इस प्रदेश के प्रति क्या है। तो ये उनका आइडिया था,
और शुरू शुरू में अब जैसे होता है ना कि भी, तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे था, क्योंकि जी हमारे रिवाज है, हेजिटेशन था। हाँ बड़े पहनते हैं ना पगड़ी, छोटे नहीं पहनते, मैं छोटा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को था, हेजिटेशन थी, लेकिन जब पहनी सबने कहा अच्छा भी लगा, तो अब ये है, अब ये पहनते हैं जी। अक्सर इंडिया न्यूज़ आपसे, अभय सिंह चौटाला से या स्वर्गीय बड़े चौटाला साहब से जब भी बात होती रही, पहले भी हम चर्चा करते हैं कि लोकदल या इनेलो कह लें, अलग अलग स्वरूप कह लें, एकमात्र रीजनल पार्टी थी जो बेहद शानदार ढंग से सरवाइव कर पाई सरकार बनाने के लिहाज से। एक समय वो भी आया जब एक विधायक पर सिमट गए, अब एक समय ये भी है कि 2 विधायक हैं। मोरल डाउन हुआ कुछ वर्कर्स का, खास तौर पर कि इतने सालों से सरकार में नहीं आ पा रहे हैं? देखिए जी, इसमें ना जो नेता है, जो लोकदल में नेता बन गए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों, उनको क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई? नेता जो होता है ना, वो वैसे भी कहीं ना कहीं ढूंढता है कि यार मैं कहाँ जाके एडजस्ट हो जाऊं। हमारे जितने एमएलए थे जब संगठन टूटा, वो हो गए एडजस्ट सब जाके, ठीक है। कोई कांग्रेस में दिखता है, कोई बीजेपी में दिखता है। मेरे को ये सारे जो ए टीम बी टीम करते हैं ना, ये दोनों हमारी बी टीम है जी, दोनों तरफ मेरे को ये दिखते हैं। ये तो कहा जाता है कि लोकदल तो नेताओं की नर्सरी तो रहा है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि भाई उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन 2 लोग जिन्होंने इस संगठन को बनाया है, आप ये सोचिए ना, उनके पे ऊपर क्या होती। जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बढ़ाया था। इस संगठन को चौटाला साहब ने बनाया अपने खून पसीने से, और इस संगठन की सिंचाई करी हमारे कार्यकर्ता ने। उनका मनोबल इतना टूटा ना, उनके निधन के वक्त, क्योंकि उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप बेहद भावुक नजर आए। आपका एक वीडियो साथ में करण चौटाला भी थे, तो उनसे भी बहुत आपकी करीबी, एक पोते के नाते या बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिलता रहा होगा, और एक बहुत बड़ा ये अपना व्यक्तिगत लॉस भी आपके लिए। मैम, एक पोते के नाते शायद मुझे उनके साथ इतना समय नहीं मिल पाया जितना एक आम घर में किसी एक बच्चे को अपने दादा के साथ मिल जाता है। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि जी हमें गर्व इस बात का है कि हम उस इंसान के पोते हैं जिस इंसान की मिसालें दी जाती हैं। हमें गर्व इस बात का है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला केवल कोई एक व्यक्ति नहीं थे, कोई एक नेता नहीं थे, वो एक ब्रांड थे। उन्होंने जो करा असूलों के लिए करा, और हमने देखा है जी, लोग हमसे पूछते थे यार चौटाला साहब घर के बाहर जैसे हैं, क्या वो घर के अंदर भी ऐसे हैं, डिफरेंट है? और मैं कहता था कि नहीं जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला असूलों के आदमी है। उन्होंने अपनी सारी उम्र अपने उसूलों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। वो चीज़ों का एहसास बड़े होते होते हमें होने लगा। छोटे होते लगता था दादी जी घर पे क्यों नहीं, लेकिन बड़े होते होते हमें इस बात की समझ लगी कि यार इससे बड़ा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिल सकता कि भी जिस घर में तुम पैदा हुए हो, और ऊपर से भी वो विचारधारा विरासत में जब हमें मिली, तो हमें देखो जी इस बात का बहुत गर्व है। ज्यादा किन से सीखने को मिला? एक आपके फादर साहब हैं, दबंग नेता की छवि, उनसे हम बात भी कई बार करते हैं इस विषय को लेकर भी, उनकी छवि को लेकर। दूसरे चौटाला साहब, ताऊ देवीलाल की हम बात करें, आपके परदादा, उनको लेकर तो दूसरी पार्टी जननायक जनता पार्टी भी बन गई, सभी उनके सिपाही होने का भी दावा करते हैं। ज्यादा किन से सीखने को मिला, या किन का आप ज्यादा अनुसरण करते हैं? देखिए जी, तीनों से ही सीखा है, तीनों से, कम या ज्यादा नहीं कह सकते। जननायक चौधरी देवीलाल से एक चीज़ सीखी, हालांकि व्यक्तिगत तौर पे जी मैं तो बहुत छोटा था जब उनका निधन हो गया था, मैं 9 साल का था, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, उनके कार्यकर्ताओं से मिलता था, सबसे बात होती थी, तो सीखने को मिलता है। और मैंने एक चीज़ सीखी कि भाई लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर लड़ोगी नहीं तो कुछ नहीं हासिल करो ज़िंदगी में। जननायक चौधरी देवीलाल ने जब शुरू करा था अपना राजनीतिक जीवन, उनको ये थोड़ी पता था मैंने कोई डिप्टी पीएम बनना है, मैंने हरियाणा प्रदेश का सीएम बनना है। उन्होंने लड़ाई कैसे शुरू करी उन्होंने अपने गांव से करी। स्वर्गीय सर छोटू राम जी हमारे गांव आए थे, और उस समय मुजारों की एक बड़ी दिक्कत होया करती थी। मुजारे काम ज़्यादा करते थे और उनको उसके बदले अनाज नहीं मिला करता था, या बहुत कम मिलता था, परिवार का गुजारा नहीं चलता था। ज़मीनें ज़्यादातर बड़े ज़मींदारों के पास होती थी। जननायक चौधरी देवीलाल खुद एक जमींदार परिवार में होने के बावजूद उन मुजारों के साथ जाके खड़े हुए। और सर छोटू राम जी जब हमारे गांव में जा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए थे, सर छोटू राम जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो वो गए, सर छोटू राम जी गांव की ग्वाड़ में आए, उनका कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने जो जमींदार बैठे थे उनसे पूछा, भाई ये बाहर एक लंबा सा लड़का है, ये कौन है? तो वो जमींदार जी वो थोड़े चिढ़ते थे उनसे, क्यों वो जमींदारों के खिलाफ की बात करते थे बड़े चोई साहब। तो कहने लगे, नहीं जी देवीलाल है लड़का, नहीं पर आप नाम बोले जी, कोई नहीं। क्या नहीं भाई, उनके साथ काफ़ी लोग थे, उनको बुलाओ।
तो बड़े चोई साहब ने रिक्वेस्ट करी कि जी मैं अगर आपके पास आ गया तो मैं तो आ जाऊंगा, ये मुजारों को कोई नहीं आपके पास लगने देगा, आप यहाँ पर आइए। तो सर छोटू राम जी चल के वहाँ गए, उनसे मिले, उनसे बात करी, बड़े हितों की आवाज उठाई उन्होंने, हाँ, मुजारों के हितों की आवाज उठाई और वहां से उनका राजनीतिक जीवन एक तरह से शुरू हुआ। और इसी सिद्धांत के साथ कि लोकराज लोकलाज से चलता है, लोकराज उसी को आगे लेकर चले। उसी प्रकार चौटाला साहब से मैंने सीखा भाई सिद्धांत और उसूल की अहमियत क्या होती है। एक चीज जब आप कह दो, एक संघर्ष करने की क्या मायने होते हैं, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से सीखा। लोग जी, ये सच्चाई है, उनकी पीठ पीछे उन पे हंसा करते थे, क्योंकि बड़े चौटाला साहब एक पैर से लंगड़े थे, अपाहिज थे। उसके बावजूद आपको पता है उन्होंने कभी भी इस चीज को, एक बार कभी आपको एक सिंगल उनकी वीडियो दिख जाए ना जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी ये कमजोरी है, कभी नहीं मिलेगी। मैंने खुद कई बार उनके इंटरव्यू भी किए और मैंने खुद उनसे भी पूछा कि इतनी उम्र, कमाल की बात ये थी कि आपका नाम नहीं भूलेंगे। आपने एक बार इंटरव्यू किया, एक बार दूसरी बार फिर मिले तो आपका एक किसी भी वर्कर का नाम याद रखते थे, कैंपेनिंग में भी आते थे। तब भी हम पूछते थे कितना हौसला आप कहाँ से लाते हैं। करीब करीब 90 साल के हो गए हैं, उसके बावजूद भी कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर खड़े रहते हैं, नेता के तौर पर नहीं, कार्यकर्ता के तौर पर। ये हमने देखा उनमें, और सभी नेताओं में बहुत अलग अलग और अच्छी बातें रही। अभी क्योंकि तमाम नेताओं को अर्जुन जी हम बुला रहे हैं, 3 राज्यों के बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, सत्ता पक्ष की बातें, विपक्ष की बातें हैं, हरियाणा के भी तमाम नेता आ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला भी आएंगे। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग जानना ये चाहते हैं, ठीक है आप लोगों की राहें अलग हो गई, राजनीतिक राहें अलग हो गई, फुल स्टॉप लग चुका है कि कभी कोई संभावना नहीं है साथ आने की। बातचीत होती है कोई? नहीं मैम, बातचीत भी नहीं होती है? नहीं, मेरी तो बहुत अरसे से नहीं हुई है। अच्छा, हाँ जी। एक बार दिग्विजय का बयान भी आया था कि आप फोन भी नहीं उठाते हैं, तो ये नहीं तो लगता कि पारिवारिक रिश्ते, तो पारिवारिक रिश्ते भी नहीं बचे हैं? नहीं 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 मैम, नहीं लगता कभी कि रहने चाहिए? नहीं मैम, देखिए बात, बार बार लोग एक चीज सोचते हैं, एक चीज लोग कहते हैं, अरे भाई पारिवारिक रिश्ते, परिवार ये, परिवार ये। मैंने अभी आपसे चौटाला साहब का जिक्र करा जी, हमें सीख उसूलों की मिली है, हमें परिवार की नहीं मिली। अच्छा। मैंने मेरा पूरा बचपन मैंने देखा है, मेरे दादाजी ने अपने परिवार से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता को समय दिया है, अपने प्रदेश को समय दिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी दिन रात मेहनत करी एक संगठन को आगे ले जाने के लिए, सैकड़ों लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ। आप अब कहते हैं ना इंडियन नेशनल लोकदल नेताओं की पार्टी है, तो ऐसे थोड़ी बन जाती है कि कोई आया और नेता बन गया। उन्होंने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ संघर्ष करा है, मेहनत करिए तभी आगे बढ़े। अब कोई आके कह जाए कि तुम्हारा संघर्ष एक तरफ और मेरा हक, मेरी सत्ता का एक तरफ, तो भैया ये हक किसी का नहीं है, ये किसी का हक नहीं है। ये अगर कोई कहता है ना ये हमारी विरासत है, ये मेरी विरासत है, ये फलान, अरे भाई गए राजघराने, कोई राजघराना नहीं। बड़ी बात आप मान रहे हैं कि राजघरानों की जो राजनीति होती थी ध्वस्त हो चुकी है? हाँ, खत्म है मैम, इसमें कोई, आज के दिन जी जो काम करेगा लोग उसको पसंद करेंगे। राहुल गांधी बेचारा कितने साल से मेहनत कर रहे हैं। नाते तो आप लोगों का तो नुकसान हुआ है, आप लोगों का तो नुकसान हुआ है। मैम मेरा क्या नुकसान होगा, मैं तो राजनीति में ही नहीं था, मैं तो राजनीति में था ही नहीं ना। मेरे पास कुछ गेन करने के लिए नहीं था, मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं था। दुष्यंत के पास कुछ गेन करने के लिए नहीं था, कुछ खोने के लिए नहीं था। गेन करने के लिए होगा, 4 पैसे कमा लेगा, वो तो अपने दादा के साथ सत्ता में रह के तब भी कमा लेता। कुछ नहीं था उसके पास गेन करने के। खोया किसने है? खोया है हमारे कार्यकर्ता ने। आम आदमी जब किसी राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ता है तो वो एक आस लगा के जुड़ता है। देखिए जी, हर इंसान, जब हम बैठे होते हैं, बंद कमरों में बैठे होते हैं, हम बात करते हैं, हर इंसान के क्या मन में नहीं होता कि यार बदलाव आए प्रदेश के अंदर, बदलाव आए देश के अंदर। देखिए इनेलो के कार्यकर्ता की बात तो थी कि हिम्मत नहीं टूटी थी, बहुत बार भी आप लोग सरकार में नहीं आए, लेकिन जब 2 फाड़ हुए तो संभावनाएं थोड़ी कम हुई, उससे लोगों ने अलग अलग रास्ते चुने, ये भी आप स्वीकार करेंगे मुझे हाँ, लगता है। बिल्कुल। दूसरा, क्योंकि हमने आपकी पार्टी, आपके संगठन, आपके परिवार, राजनीतिक विरासत को लेकर बात की है अर्जुन जी, अगर जो प्रहार किए जाते हैं जुबानी, उनके लिहाज से बात करें, क्या वजह है कि बीजेपी के मुकाबले हुड्डा साहब ज्यादा निशाने पर रहते हैं आप लोगों के? फिर वो लोग कहते हैं कि आप लोग बी टीम में हैं बीजेपी के। देखिए जी, हमारे निशाने पे कभी हुड्डा साहब नहीं रहे। अच्छा। हमारे निशाने पे हमेशा बीजेपी रही है। अब आप एक चीज बताइए भाई, मेरे पिताजी और हमारा संगठन, मैं पिताजी की बात करूं, हमारा संगठन एक राजनीतिक संगठन है। उस लिहाज से हम कहीं पर भी जाके अपना राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। आप ये मानते हैं? इतनी तो भाई संविधान ने, रोहतक रैली पर आप खुद ही आ गए। हाँ, तो अब यार एक चीज बताओ, रोहतक से मेरे परदादा मेरे एमपी रहे हैं, मेरे दादाजी एमएलए रहे हैं, ठीक है। हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, हमारे सामाजिक रिश्ते भी हैं, हमारा आना जाना है। तो
मेरा पहला सवाल ये है कि भाई हुड्डा साहब, आप हमारे निशाने पर हो, मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले ये तो बताओ कि आपको इतनी तकलीफ क्यों है? भाई आप आते हो, सिरसा आते हो, हम तो कहते हैं बढ़िया, भाई जाओ अपने कार्यक्रम करो, अपने संगठन को जोड़ो। भाई आपको इतनी तकलीफ क्यों है? हम रोहतक आ रहे हैं। आपने देखा उनका इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी स्पेशल, क्या लेने आए हैं, क्या लेने आए भी ना, आप लोग निशाना साधते हैं, उन पर बयान तो देते हैं ना। देखिए जी, ठीक है अर्जुन जी, अभी क्योंकि वाइंड अप की ओर चर्चा को लाते हुए, हाँ जी, आगे को लेकर क्या कुछ विजन है आपका? देखिए जी, आगे प्रदेश के लिए, पार्टी को लेकर भी, परिवार को लेकर भी। देखिए परिवार को लेकर क्या विजन है, परिवार में अपने आप सामभ लूंगा, मेरा परिवार है। रही बात पार्टी की, तो पार्टी की जी देखो, हमारी एक ही विजन है। सबसे पहले जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना। आज भी हरियाणा में लोग बैठे हैं जो ना कांग्रेस में ना बीजेपी में, दोनों की विचारधारा में नहीं विश्वास करते, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि जहां उन्होंने उम्मीद लगाई थी, उम्मीद पूरी हो नहीं सकी, विकल्प नहीं था। अब वापस वो विकल्प आ चुका है। लगातार हम जब जेलों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, देखिए जी, लोग ना बड़ा सोचते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, ये कह दूंगा तो इसका ये नतीजा निकलेगा, इस जात में चले जाओ, ये हो जाएगा। जी हम देखो इन चीज़ों पे पढ़ते ही नहीं। हमारा वही उसूल है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था, मैन टू मैन, वन टू वन। नाम याद रखेंगे, आपसे मिलेंगे। हमारी प्रायोरिटी है जी इस प्रदेश को एफिशिएंट बनाना, ठीक है? हमारी कोई राइटिस्ट या हमारी कोई लेफ्टिस्ट विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा है इस प्रदेश के अंदर प्रोग्रेस लाना, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर, गुड इंडस्ट्रीज। हरियाणा प्रदेश के पास जो पोटेंशियल है वो बहुत कम स्टेट्स के पास है। हम 3 तरफ से दिल्ली को घेरते हैं, हम राजधानी को घेरते हैं। उस हिसाब से आज एक नोएडा है ना, यूपी की साइड, एक 3 साइड से हरियाणा है, लेकिन विद इन नोएडा आप देखो इंडस्ट्रीज की पिछले 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है। और सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, ये सारे एरिया में देखो और आप बताओ कितनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई है। हमारी तो ऑलमोस्ट जीरो है। भाई एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट इतनी ग्रोथ करता है जितने हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट मिलके नहीं कर पा रहे। चलिए, तारीफ भी आप कहीं ना कहीं बीजेपी की कर रहे हैं, जब यूपी की कर रहे हैं तो भी देखिए ठीक है। जी, इसमें सरकार बीजेपी का सरकार कुछ की नहीं है। विकास की अपनी, हम पहले भी बात कर रहे थे, अपनी डेफिनेशन है, अपने दावे हैं। जहां उद्योग की बात कर रहे हैं तो सरकार के पास लंबी फहरिस्त है वो बताने के लिए भी। आप क्योंकि विपक्ष में है तो आप खामियां भी निकालेंगे, और ये बनता भी है लोकतंत्र में, ये जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे कार्यक्रम में, आपने वक्त निकाला, तमाम मुद्दों को लेकर आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अर्जुन चौटाला साहब, आप मंच पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तमाम सवालों के बेहद ही मुखरता और बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया। तो देखिए